आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स लाइव क्लास में। मैं संदीप तिवारी फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं, परसेंटेज के एप्लीकेशंस को पढ़ रहे हैं, मतलब लाभ हानि हमने पढ़ना शुरू किया है। लाभ हानि की बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखी है और इस प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। लाभ हानि की स्थिति को हम लोग फेस कर रहे हैं। अब उसी के आधारित हम आज आपके साथ फिर से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग सबसे पहले यहाँ पर लाइव हो जाए, फिर क्लास की शुरुआत में करता हूँ। आप सभी का स्वागत है, आप जितने लोग मुझे लाइव देख पा रहे इस समय, और सभी लोग प्रॉपर्ली कंटिन्यू क्लास में जुड़ जाएं। सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। आप सभी लोग जो है अपनी पॉजिटिविटी को उसी तरह से बरकरार रखिए, अपनी भावना को उसी तरह से मेंटेन रखिए, अच्छी पढ़ाई करिए और अपनी जो निश्चित आपने जो अपने निश्चय बनाए हैं, जो अपने कमिटमेंट्स है, आप उसको पूरा करिए। बात मैं आज की लेक्चर की करता हूं जो कि लाभ हानि पर आधारित है। लाभ हानि की बात अगर हम लोग करें तो हमने पहले से बता रखा है कि इस प्रक्रिया में वही व्यक्ति शामिल हो सकता है या इस चीज को अचीव वही कर सकता है जो किसी वस्तु को खरीदता भी है और वस्तु को बेचता भी है। और आप सब जानते हैं कि वह व्यक्ति हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का एक दुकानदार होता है जो कि इसलिए वस्तु को खरीदता है कि वो वस्तु को बेचता है। बाकी हम सभी लोग अगर किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसकी यूजेस के लिए खरीदते हैं। आपने इन बातों को समझा था, जब एसपी बड़ा था सीपी से तो लाभ था, जब सीपी बड़ा था एसपी से तो हानि थी। यह बातें आपने कवर की थी, इतना सब कुछ हम लोगों ने फाइनल अभी तक किया था। अब एक चीज आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कल जैसे जितना आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जितना आपने पढ़ा था उस पर थोड़ा सा आज प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। मतलब आपने देखा था कि अगर किसी वस्तु को हम कुछ बढ़ाकर बेचते थे तो मुझे लाभ होता था, घटाकर बेचते थे तो मुझे हानि होती थी। इस बात को अगर हम अप्लाई करें कुछ प्रश्नों के माध्यम से, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आप सभी लोग करना चाहेंगे? अगर आप लोग रेडी हैं, आप सभी लोग सभी प्रश्नों को हल करने की नियति रख रहे हैं, तो पेन कापी उठा लें, मुझे कंफर्म करें कि सब तैयार हैं। हम फिर प्रश्न सी ओपन करते हैं जिसमें हम अभी तक की जो हमने आपको बातें बताई है, जिसमें हमने आपको कहा है कि जब किसी वस्तु को लाभ पर बेचा जाए तो कितना रुपए अमाउंट उसका हो जाता है, अमाउंट क्या बन जाता है, हानि पर बेचने पर कितना अमाउंट बन जाता है, या अगर हमने किसी वस्तु को लाभ पर बेचा तो उसका वास्तविक मूल्य क्या था, हानि पर बेचा तो उसका वास्तविक मूल्य क्या था। इन्हीं बातों को हम लोग कवर करने के लिए आज की सीट को हल करने जा रहे हैं, जिसमें स्तरीय प्रश्न है जो आपके लेवल से अच्छे लेवल तक के लिए हैं। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, हर प्रश्न को आप करने की चेष्टा रखिएगा, मन लगा के करेंगे तो सब समझ में आ जाए। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी, वो आपका दिया है 139 रुपए 50 पैसे या 5.5 लिखा है, तथा उसका जो लाभ है, मतलब हमने जो लाभ डिसाइड किया 11 से 1/9% का है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है हम लोग को। मतलब कोई सामान अगर एक दुकानदार ने, ध्यान से सुनिएगा, 139 रुपए 50 पैसे में खरीदी है, उसको वह 11 से 1/9% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या निर्धारित करना होगा। आप सभी लोग खुद ही निश्चित करिए और बताइए। देखिए, जो लाभ है आपने जो प्लान किया है वो क्या है, 11 से 1/9। अगर किसी ने शुरुआत में टेबल पढ़ी थी तो आप जानते होंगे कि इसके भिन्न का मान क्या होगा। इसके भिन्न का मान निश्चित तौर पर आपके हिसाब से 1/9 होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग इसको कवर कर चुके हैं। 111 से 1/9 का जो भिन्न कन्वर्जन होगा 1/9 होगा, ये निश्चित तौर पर आप जानते होंगे। जिसमें आपको मैंने शुरू में बताया, अभी भी बता रहा हूं कि जो हर होगा वो क्रय मूल्य होगा, क्योंकि लाभ किस पर आधारित होता है, क्रय मूल्य पर। जो अंश होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका लाभ होगा, वो आपका लाभ होगा, अंश आपके सामने लाभ होगा। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि अगर हमने कोई सामान 9 में खरीदकर 1 रुपए के लाभ पर बेचा है तो कितने में बेचा होगा, 10 में बेचा होगा। अब आप समझिए, आपके जो क्रय मूल्य का मान दिया हुआ है वो आपका 139 रुपए 50 पैसे है, जबकि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 9 है। 9 बराबर आपका 139 रुपए 50 पैसे है, या 5 जीरो है, सीधा 5 भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 का मान हमको फाइंड करना है। 9 से डिवाइड करिए, 9 के 9, 4 13, 9 5 45, फिर आप 9 5 45, 15 रुपए 50 पैसे, अगर हम इसको 10 से गुणा करते हैं 155 रुपए। 155 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। अगर किसी ऐसी वस्तु को जिसका मूल्य 139 रुपए 50 पैसे है, अगर हम 11 से 1/9% के लाभ पर बेचेंगे, इस तरह के इस प्रश्न का हल आपके सामने 155 रुपए होगा। मेरे ख्याल से आप सबको स्पष्ट हुआ होगा कैसे किया गया है। आपने 11 से 1/9, मेन काम यहाँ पर इसका कन्वर्जन था। अगर यह चीज आप जानते हैं कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको पहला दूसरा लेक्चर देखना होगा, कुछ चीजें तैयार करनी होगी। अगर यह समझ गए हैं तो आप कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, 155 आप में से सभी लोग लगभग हमें आंसर बता रहे हैं, तो मुझे भी यह विश्वास हो गया कि यह प्रश्न आपके सही उत्तर को प्रेजेंट कर रहा है, सही आंसर आप दे पा रहे हैं। अगला देखिएगा, अब इसने कहा कि एक रेडियो को रुपए 445 में बेचने पर, 445 में बेचने पर, एक रेडियो है जिसको 445 में अगर बेचा गया, 1 से ही 1/9% की हानि होती है, 1 से ही 1/9% की हानि होती है। अब आपसे इसने पूछा कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या था, रेडियो का क्रय मूल्य क्या था, उसका प्राइस क्या था, ये एक्चुअली हमको पता करना है। जो लोग कमेंट कर सकते हैं, जो बता सकते हैं, प्लीज बताएं। आप जरूर बताइए कि आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। आपने देखा कि यहाँ पर जो हानि है वो 1 से ही 1/9 है। 1 से ही 1/9 बहुत ही छोटी अमाउंट है, बहुत ही इजी टास्क है। आप समझिए, आप चाहें तो इसको भिन्न के हिसाब से कर सकते हैं, या तो 11 से ही 1/9 से 10% घटा सकते हैं। मतलब 1/9 से अगर 1/10 घटा दे तो 1/90 इसका मान होगा। इसका मान 1/90 होगा, लेकिन ऐसे समझ लीजिएगा, 9 1 के 9, 10/9% होगा। 100 से भाग देंगे तो 1 शून्य कट ही जाएगा, तो इसका मान 1/90 होगा। 1/90 इसका भिन्न कन्वर्जन 1/90 होगा। मुझे लगता है कि आपको भरोसा करना चाहिए, इसको समझना चाहिए 1/90 क्यों होगा। बाकी देखिए, आगे अभी किसी का आंसर आया नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करिए। 90 यहाँ पर उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, 1 होगी हानि, 1 होगी हानि। मतलब 90 में अगर आपने खरीदा है, 1 की हानि पर बेचा है, तो आपने कितने में बेचा होगा बताइए। 90 में से 1 निकाल दे, आपने 89 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 89 में बेचा होगा। सोचिए, 1/90 उस पे भिन्न का मान बन रहा था, जिसने मैंने निश्चित किया जो 90 है वो वस्तु की खरीद दाम है, 1 उस वस्तु के ऊपर मिलने वाली हानि है। अगर 90 की खरीद की वस्तु को 1 रुपए कम करके बेचेंगे तो 89 में बेचेंगे। यह जो 89 है, अब यह समतुल्य किसके हो जाएगा, 445 के, 445 के। और मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी होगी, 90 की, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ये 5 बार सीधा सीधा जा रहा है, इस 5 को इससे गुणा कर दीजिए, 4 9 9 5 45 होता है, इसका मूल्य 450 रुपए हो जाएगा। उस वस्तु का, उस रेडियो का जो क्रय मूल्य होगा वो 450 होगा। फिर से निश्चित करिए, फिर से कवर करिए, करने की कोशिश करिए। मैंने कहा एक रेडियो का जो मूल्य है, रेडियो का को रुपए 445 में बेचा जा रहा है, मतलब विक्रय मूल्य हमको दिया है। 1 से 1/9% की हानि हो रही है, जिसको हमने जब भिन्न में कन्वर्ट किया 1/90 आया। इस 1/90 में 90 जो है क्रय मूल्य है, 1 की हानि है, 90 में से अगर 1 निकाल दे तो 89 उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। 89 उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। समझ रहे सब लोग। 89 की तुलना हम 445 से करेंगे और 90 का मूल्य निकालेंगे तो उस वस्तु का मान कितना होगा, 450 होगा। 450 रुपए इस प्रश्न का हल होगा। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाइए, तीसरे नंबर पर आए। चलिए इसके बारे में आप सभी लोग रिस्पॉन्स करिए, जिसका हो जाए प्लीज आंसर करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है, आप लोग जो कर सकते हैं प्लीज आंसर करिए। ठीक, चलिए बताइए, 615 रुपए की में बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उस पर जो लाभ हुआ है वो 36 सही 2/3% का है। 36 सही 2/3% का लाभ हुआ है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए सब लोग। अगर हम लोग यहाँ पर ये समझ जाएं कि इसका भिन्न मान क्या है,
तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य दिया है, आपको क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या है? 615 है, हमको क्रय मूल्य सीधा सीधा निकालना है। मैं आपको समझाता हूं, देखिए कैसे करा जाएगा, कोई बात को ध्यान सुनिएगा। 36 सही 2/3 को हम कैसे कवर करेंगे? जब मैंने आपको पहले दिन परसेंटेज का जब हम भिन्न कन्वर्जन करवा रहे थे, तो मैंने आपको लिखवाया था 16 सही 2/3% जो होता है वो आपका 1/6 होता है, मैंने लिखवाया था। अब हम देख रहे हैं यह 16 सही 2/3 इसके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिख रहा है। अगर हम इसमें 20% जोड़ दें तो यह आपका जो कि 1/5 होता है, तो यह जुड़ करके दोनों आपके 36 सही 2/3 हो जाएंगे। मतलब हम चाहें तो हम इसको जो है दो पार्ट्स में यूज कर सकते हैं, अर्थात 20% प्लस 16 सही 2/3%। आप चाहें तो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यह करना टफ होगा। इसकी तुलना में यह ज्यादा आसान होगा अगर हम इसको 20% और 16 सही 2/3% में ब्रेक कर दें। तो यह मान लिया 1/5 होगा, यह मान 1/6 होगा, इनको जोड़ दिया तो 6 के 6 5 1 के 5 11/30 होगा। 11/30 होगा। 11/30 मतलब इस भिन्न का मान अगर सोचिए, इस प्रतिशत का मान आपके इस भिन्न के बराबर होगा। बहुत सारे लोग इसको पहले से भी जानते रहे होंगे, जो नहीं जानते थे अभी सीख लें कि अगर कहीं पर 36 सही 2/3 आ रहा है परसेंट में, इतनी भी वर्किंग ना करनी हो, एटलीस्ट हमारे दिमाग में ये बात रहे कि इसका भिन्न मान 11/30 होता है। अब जब 11/30 आपने निर्धारित ही कर दिया है, तो आगे देखिए आप बहुत सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं और तुरंत उत्तर भी बता सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर समझ गए होंगे 30 है वस्तु का क्रय मूल्य, 11 है वस्तु पर मिलने वाला लाभ, अर्थात 30 में अगर 11 जोड़ दूं 41 होगा इसका विक्रय मूल्य। 41 होगा विक्रय मूल्य। अब समझिए 41 जो विक्रय मूल्य है, अगर इसकी तुलना में 615 से कर दूं, 615 से कर दूं, 41 की तुलना अगर मैं 615 से कर दूं, तो अब मुझे निकालना है क्रय मूल्य, अर्थात 30 का मूल्य निकालना है। चलिए इसको डिवाइड करिए, 41 से 41 होगा, 20 आएगा, 5 कर दीजिए, 5 से और गुणा कर दीजिए, तो आप देखिए 15 हो जाएगा। अगर इसे इसको डिवाइड कर देते हैं तो ठीक है, 15 को 30 से गुणा कर दे, 15 या 45, 450। उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 450। 450 इस प्रश्न का सही हल होगा, जो कि आपके इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। फिर से एक बार कवर कर लीजिए, समझिए 615 में जब हमने बेचा तो मुझे 36 सही 2/3% का लाभ हुआ। इस 36 सही 2/3 को कवर करने की, इसको भिन्न में लिखने की प्रक्रिया में आपको बता रहा था कि आपको लिखने पे तो अगर देखा जाए तो 11/30 होगा, लेकिन कैसे लिखा गया? मैंने कहा इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक तो 20% और दूसरा 16 सही 2/3, क्योंकि दो मान मुझे पहले से पढ़ाए गए और इसको हम जानते हैं, इतनी वैल्यूज हम जानते हैं। 20% और 16 सही 2/3 को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो यह मिलकर के 36 सही 2/3 हो जाएगा। अब इस 36 सही 2/3 को हम कैसे ब्रेक करें? देखिए 20% जो होता है 1/5 होता है, 16 सही 2/3 1/6 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 6 के 6 5 1 के 6 6 5 11/30 हुआ। 11/30 में 30 है क्रय मूल्य, 11 है लाभ, तो 30 में अगर 11 जोड़ दे तो 41 होगा विक्रय मूल्य। भाई 30 रुपए में सामान में खरीद कर 11 का प्रॉफिट लेकर बेचूंगा, 41 में बेचूंगा। 41 की तुलना इस एक्चुअल विक्रय मूल्य से कर दीजिए जो कि 615 है, एक बराबर है, डिवाइड कर दीजिए, 15 आएगा, 15 को 30 से गुणा कर दें, क्रय मूल्य 450 रुपए हो गया। 450 इस प्रश्न का हल हो गया। प्रश्न बड़ा था, स्तरीय था, लेकिन अगर दिमाग लगाएंगे तो हल भी आपका निश्चित है। ऐसी भी बड़ी इशू नहीं है, आप आराम से देख करके बता सकते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, थोड़ा और अच्छा है, उसको भी सोचिए, पढ़िए और रिस्पॉन्स करिए सभी लोग, ठीक। मैंने कहा 99 रुपए में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उस पर हानि जो हो रही है वो 48 सही 4/7% की हो रही हो। देखिए कितना क्रिटिकल नंबर रखा गया है, 48 सही 4/7% की हानि है। इसको भी देखते ही मेरे दिमाग में दो नंबर आ गए। दो नंबर कौन कौन आगे पता है? एक तो पहले आ रहा है 28 सही 4/7%, क्योंकि 28 सही 4/7 का मान हम जानते हैं जो कि 2/7 होता है, 2/7 होता है। और ये किसी में अगर मैं 20% जोड़ दूं तो जोड़कर 48 सही 4/7 होगा, जो कि 1/5 होता ही होता है। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं, किसको किसको? 1/5 और 2/7 को। अगर जैसे ही मैंने दोनों को जोड़ा, देखिए 1/5 प्लस 2/7 जोड़ते ही 7 1 के साथ 10, 17 बटा, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, 17/35 हो जाएगा, जो कि 7 1 के साथ 5 दूना 10, 17/35 हो गया। अब याद रखिएगा, जब भी कभी इस भिन्न को जो प्रतिशत के रूप में हो अगर मुझे भिन्न में लिखना है, तो अभी आपके दिमाग में जो कैलकुलेशन आई है, इस कैलकुलेशन को दिमाग में सेट करके हमेशा रेडी रहिएगा कि मैं 17/35 लिख सकता हूं। जब भी आपको जरूरत पड़े किसकी, अगर 48 सही 4/7 का भिन्न कन्वर्जन करना हो, तो याद रखना कि यह 17/35 ही होगा। क्या होगा? 17/35 होगा। अब समझिए सब लोग प्लीज सारी बातों को। यहां पर जो 17/35 बना है, 17/35 बना है, 35 तो क्रय मूल्य हो गया, 13 की हुई है हानि, 13 की क्या हुई है? हानि। मतलब 35 में से 13 अगर मैं घटा दूं, 35 में से 13 में घटा दूं तो आपके पास क्या हो जाएगा यहां पर? हाँ 17/35, तो 35 में से अगर मैं 13 घटा दूं तो यह हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22, 22 13 35, तो यहां पर विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है? 22। यह हो गया विक्रय, क्योंकि इसने कहा कि 28 48 सही 4/7% का 48 सही 4/7% की हानि हुई है। 13 कहां से आया? 13 देखिएगा, 13 नहीं 17, सॉरी गलत लिख रहे हैं यहाँ पर, ये 13 नहीं है, 17 भी है। हाँ ये मैं कवर कर देता हूं, फिर से 17 है। अब 17 जैसे ही घटाएंगे तो 5 से 15 से 7 8 हुआ, और यहाँ पर 2 से 1 18 हुआ, यह आपकी हो गई हानि। 18 आपका विक्रय मूल्य एसपी हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, जिसको आप एसपी कहेंगे। अब आपने देखा है, किसने कहा है कि वस्तु को 99 रुपए में बेचा गया है, जिसका क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसमें हानि जो हो रही है 48, ध्यान से देखिएगा 17 हो जाएगा, सही बात, मेरी गलती हुई थी। तो मैंने कहा कि अगर 99 में बेचा गया है वस्तु के क्रय मूल्य को हमें पता करना है यदि उस पर हानि 48 सही 4/7% की हुई थी। 48 सही 4/7 को मैं 17/35 लिख रहा था, जिसमें 35 को क्रय मूल्य बोला गया था तो 17 को हानि बोला गया था। अब आप समझने की कोशिश करिए, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 18। इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 18, तो मैं लिख दूं कि 18 बराबर 99 और आपको निकालना है 35 का मूल्य। 35 का मूल्य ध्यान से देखिएगा, 35 का मूल्य निकालना है। चलिए सॉल्व कर दीजिए। 3 6 18 होता है, 3 6 18, 3 35 99 होता है, 3 दूना 6 होता है और 3 ग्राम में होता है। इसको इससे गुणा करके 2 से भाग दीजिए, 11 5 55, 11 3 33, 33 5 38, डिवाइड बाय आप 2 कर दीजिए, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। गलती हुई है, दोनों 18, सॉरी दोनों 18, 192 रुपए 50 पैसे, 192 रुपए 50 पैसे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। फिर से एक बार पूरी बात को सुनिएगा, फिर से एक बार पूरी बात को सुनिएगा कि कैसे कैसे चीजों को हम अप्लाई करने की कोशिश करें। थोड़ा सा चीजें स्टैंडर्ड है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। एक बार याद कुछ नहीं करना है, 48 सही 4/7% की हानि हो रही थी,
99 में बेचने पर 48,4/7% की हानि हो रही थी, जिसको जब मैंने कन्वर्ट किया इसको हम 20% और 28,4/7, 28,4/7 तो आप जानते हैं ना 2/7 होता है। जिन्होंने परसेंटेज स्टार्टिंग से देखा है उनके लिए दिक्कत नहीं होगी, वो अगर ध्यान से देखेंगे तो सब स्पष्ट होगा। 1/5 है, 2/7 है, जुड़कर 17/35 है। अब जब भी कभी प्रश्न आए, जब लिखा हो कि 48,4, देखिए तैयार चीजें तभी होंगी जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे और जो चीजें आपको नहीं मिले, अगर उसका कोई कन्वर्जन, उसका कोई टर्म हमको रिलेट करता दिखे बार-बार प्रश्नों में, अगर वो मुझे एक बार मिल जाए, तो अगली बार फिर से मुझे उसको करने की जरूरत ना पड़े। अगली बार वो आपको फिर से तुरंत कॉपी में आपके ज़हन में रहे, वो लिख सके, तो आप समझिए सही ट्रैक पे काम कर रहे हैं। तो 17/35 इसकी वैल्यू होगी, जिसमें 35 को हम लोग मानेंगे क्रय मूल्य, 17 को मानेंगे हानि। 35 में से 17 अगर निकलेगा तो 18 होगा विक्रय मूल्य। 18 की तुलना हमने 99 से की और 35 का मूल्य निकाला। देखिए 18 की तुलना हमने 99 से की और 35 का मूल्य निकाला। देखिए कैसे कर रहे थे, 6 3 18 और यहाँ पर हम नहीं, सॉरी 2 से 9 दूना 18 और 9 ग्राम में 99। तो आप इसको इससे गुणा करें और 2 से भाग कर दें। 11 5 55, 11 33 5 38 हुआ। 38/2 कर दिया, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, 192 रुपए 50 पैसे सही उत्तर आ गया। ठीक है, 192 रुपए 50 पैसे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। प्रश्न अच्छे हैं, स्तरीय हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा तो सब कवर होता जाएगा। अब जैसे देखिए प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपके सामने बोर्ड पर एक बार फिर से आप देखिएगा, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए, किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो वह लाभ जो है 18 रुपए 27 पैसे के बराबर है। ठीक है, 18 रुपए 27 पैसे के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो लाभ जो है वो 18 रुपए 27 पैसे के बराबर है। हमें उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। जो लोग कर सकते हैं ध्यान लगा के उत्तर करिए। आप समझिए, सबसे पहले तो मैं बात 22.5 की करता हूं। 22.5% किसके बराबर होगा, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो 22.5 है ना, ये 22.5 को डायरेक्ट आप 100 से भाग कर सकते हैं। एक तो ये प्रोसेस है जिसमें दशमलव को हटाने के लिए 109 बढ़ा दीजिए, ये 4 बार हो जाएगा। अर्थात अगर आप सोचेंगे तो आप 22.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 9 बार होगा और 25 चौके 140, 9/40 हो जाएगा। इसको सोचिए तो 9/40 होगा। एक तो यही प्रोसेस है। दूसरा एक प्रोसेस और है 22.5 को लिखने का, मैं वो भी बता देता हूं। आपने 12.5 सुना होगा, 12.5 सुना होगा और 10 सुना होगा परसेंट में। अगर ये परसेंट में था, इसको भी परसेंट में लीजिए, इसको भी परसेंट में लीजिए। 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8 और 10 का मतलब 1/10। जोड़ दीजिए, 10 1 के 10, 8 18, 18/80 हो गया, 18 आपका 80 हो गया, 2 9 18, 2 40 80, 9/40 हो गया। 9/40 आपके इस प्रश्न का हल है। इस भिन्न का प्रतिशत है, जो प्रतिशत 22.5 दिया हुआ है उसका हल, उसकी प्रतिशत, उसकी भिन्न वैल्यू आपकी कितनी है, 9/40। लिख दीजिए 9/40। 9/40 में 40 तो क्रय मूल्य है, 40 क्रय मूल्य है और ये जो ऊपर है ना, यही लाभ है। यही क्या है, लाभ है। अब देखिए लाभ ही तो दिया है, यहाँ पर लाभ ही दिया है 18 रुपए 27 पैसे। तो आप उस लाभ की तुलना अपने इस लाभ से कर लीजिए। तो 9 बराबर आप लिख दीजिए 18.27। आपको निकालना 40 का मान है क्रय मूल्य। 9 दूना 18 होगा, 9 3 27, 2.03 होगा। जब भाग देंगे आप इसको, जब गुणा करेंगे तो गुणा करते ही देखिए वैल्यू शून्य होगी। 4 3 12, 1 4 दूना 8, ये आपके सामने होगा। दशमलव 2 को ऊपर लगेगा। 81 कितना आ रहा है, 81.20। कितना आ रहा है आप सभी का उत्तर। देखिए मेरी बात समझिए, जो 18.27 है, 18.27 को अगर आप लोग जो है डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 2.03 आ रहा है। इसको 40 से गुणा करने पर 81.2 आएगा। 81.2 आएगा। ये आपका जो है ये आपके सही प्रश्न का उत्तर है। अब इसमें देखिए, ये तो क्रय मूल्य है। फिलहाल हमसे विक्रय मूल्य पूछा, कुछ लोग देखिए इसमें स्पष्ट करें सर, इसमें विक्रय मूल्य पूछा है। बिल्कुल, एक क्रय मूल्य हो गया। अभी मान लीजिए विक्रय मूल्य निकालना होता तो हम 40 में 9 जोड़ देते तो क्या हो जाता, 49। विक्रय मूल्य कितना होता, 49। तो मैं देख रहा था कि 9 बराबर आपके पास था 18.27, तो आप 49 का मान निकालिए। तो मतलब यहां से इसको जब डिवाइड करूंगा 2.03 होगा, 49 से गुणा कर दे। 49 से, हाँ बिल्कुल सीपी आया है। ठीक है, सीपी आया है। आप 49 का मान निकालने के लिए आप इसी जो है किसको, आप जो है 2.03 को आप गुणा कर दे किससे, 49 से। अगर 49 से गुणा करते 99.47 आ जाएगा, 99.47 आ जाएगा। देखिए ध्यान से मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं, समझिए सब लोग। आपको कहा था कि 22.5% का लाभ है, 22.5% का क्या है, लाभ है। ये देखिए यही लाभ है। 22.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 22.5% को हम लिख सकते हैं 9/40। मैंने बताया आपको कि 9/40 होता है। जहां पर 9 जो है लाभ है, 40 क्रय मूल्य है और 40 में 9 जोड़ दीजिए तो 49 इसका विक्रय मूल्य है। 49 क्या है, विक्रय मूल्य है। अब 9 का मान क्योंकि लाभ ही दिया है तो 9 बराबर आप लिख दीजिए 18 रुपए 27 पैसे और 49 बराबर पूछ रहा है। 9 से इसको भाग देंगे 2.03 आएगा। इसको जब इससे गुणा कर दिया तो 99.47 आ रहा है। 99.47 आ रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका हल है, जो कि आप विक्रय मूल्य है, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड थे, कब थे, हो सकता है कम समझ में आ रहे हो, लेकिन अगर ध्यान से देखते जाएंगे, करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसकी पूछा है, आराम से आप करिए, कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए इसको आप लोगों ने कवर किया। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको स्पष्ट तौर पे समझ में आई होगी जो मैंने अभी तक बताया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे की कुछ बातें हम लोग आज के इस लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में लाभ हानि हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। लाभ हानि की स्थिति को हम देखिए कैसे कवर करेंगे। हमने कहा था क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, लाभ होता है, हानि होती है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है। लाभ हानि की स्थिति में अगर कभी क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालना हो लाभ के साथ या हानि के साथ, वो कर सकते हैं, या विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य निकालना हो लाभ के साथ या हानि के साथ, वो कर सकते हैं। जो ये सब बातें थी वो कवर किया। कल हमने एक कैटेगरी और आपको समझाया था। मैंने बताया था कि जैसे कभी मान लीजिए ऐसी स्थिति को जो लाभ हानि का प्रतिशत हो, अगर वो विक्रय मूल्य पर दिया हो तो भी हम लोग यहाँ पर उस टाइप की कंडीशन को भी फेस कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या हम बातें करने जा रहे हैं। हम कहेंगे वस्तुओं की, समझने की कोशिश करिएगा, वस्तुओं की संख्या पर आधारित लाभ हानि के प्रश्न, लाभ हानि के प्रश्न। ये आपको हेडिंग करनी है अपनी कॉपी में और इसी को हम लोग आज का ये टाइप बनाने जा रहे हैं। वस्तुओं की संख्या पर आधारित लाभ हानि की प्रश्न। पहले दिमाग लगाइए, अगर मान लीजिए कोई दुकानदार है, सुनिएगा सब लोग, दुकानदार है तो एक सामान बेच करके तो लाभ हानि निर्धारित नहीं करता, वो एक से ज्यादा बंडल में सामान खरीदता है, पॉकेट में सारे सामान लेकर आता है और अपनी दुकान के कहीं कोने पर रख देता है। जब वो बेचना शुरू करता है तो उस बंडल को ओपन करता है, क्योंकि हमको आपको थोड़ी थोड़ी जरूरतें होती है, जबकि वो थोक में खरीद कर लाया, पूरा बंडल ही अपने घर में रख दिया, अपनी दुकान में रख दिया है। पूरी बात प्लीज सभी लोग कंसंट्रेट होकर के कहानी की तरह सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि यहाँ पर हम वस्तुओं की संख्या की बात कर रहे हैं।
संख्या का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए मैं दुकानदार हूं, तो मैंने क्या किया है, मैं एक सामान दो सामान तो खरीदता नहीं हूं, मैं एक साथ एक बड़ा सा पैकेट मैंने बिस्किट का या किसी भी टाइप का मैंने खरीदा, ला के दुकान में अपने रख दिया। ठीक है, इतना रख दिया हमने। अब फिर मैंने क्या किया, ग्राहक मेरे दुकान में आते गए, मैं एक एक सामान एक एक बिस्किट का पैकेट उसको देता चला गया। अंतिम में मैंने रियलाइज किया कि मैंने जितना लगाया था, मतलब वस्तुओं को खरीद करके जितना मैंने लगाया था, अगर उससे ज्यादा मुझे मिल गया तो मुझे फायदा हुआ, और अगर मुझे उससे कम मिला तो मुझे नुकसान हुआ। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिए हमेशा दुकानदार की जो इच्छा होती है, दुकानदार के जो टारगेट होता है, उसकी पहले लागत होती है। पहले वो प्रयास करता है कि वो उतना सामान बेच दे कि उसकी लागत निकल जाए जितना उसने इन्वेस्ट किया था। धीरे धीरे अब लागत निकलने के बाद जो इनकम आनी शुरू होती है वही उसका बेनिफिट होता है। पता चले कि आप आए दुकानदार के पास, एक पैकेट बिस्किट खरीदा और बोला भैया तुम्हें क्या फायदा हुआ, क्या यार अभी पूरा बंडल पड़ा है, बंडल तो खरीद कर लाया हूं, पैसा तो मैंने इतना सारा लगाया, एक बिस्किट बेचने से फायदा थोड़ी होगा मुझे। जिस दिन इस पूरे बंडल की लागत मिल जाएगी उसके बाद से जब मैं बेचना शुरू करूंगा तब मुझे जाकर कहीं फायदा होगा। अब आप सुनिए बात को, यहाँ पर दो चीजें होती हैं, ध्यान से देखिएगा। दुकानदार वस्तुओं की संख्या दो जगहों पर निर्धारित करता है, एक तो क्रय मूल्य के दौरान, दूसरा विक्रय मूल्य के दौरान। अब ध्यान से देखना, अगर दुकानदार प्रोसेस समझिएगा, ज्यादा सामान कम दाम में खरीदे और कम सामान ज्यादा दाम में बेचे तो उसे लाभ होगा हमेशा। पहली चीज मतलब ये मेरा, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा था, यहाँ पर एक दुकानदार का हमेशा एक टारगेट निश्चित होता है और टारगेट उसकी हमेशा लागत होती है। हर दुकानदार की इच्छा ये होती है कि सबसे पहले वो टारगेट अचीव करे। इसके लिए दुकानदार का जो प्रयास है कि वह जब थोक में खरीदने गया तो उसका उद्देश्य होता है कि वो अधिक से अधिक सामान कम पैसे में खरीद ले, और जब लाकर बेचने लगे तो कम से कम सामान वो ज्यादा पैसे में बेचे, तब दुकानदार को कहीं पर लाभ होगा। गलती से अगर इसका उल्टा हो गया कि दुकानदार कम सामान ज्यादा पैसे में खरीदा और ज्यादा सामान कम पैसे में बेचा, तो 100% दुकानदार को हानि होगी। इसी बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि अगर संख्या की बात होगी, संख्या पर आधारित प्रश्न होंगे लाभ हानि के, तो पहली चीज अपने दिमाग में इस बात को निर्धारित कर लीजिए कि दुकानदार हमेशा प्रयास उसका क्या रहेगा। दुकानदार की तरफ सोचिए कि वह क्या करेगा, खूब सारा सामान कम पैसे में खरीद कर लाता है और कम सामान वह ज्यादा पैसे में बेचने का प्रयास करता है, तब जाकर के उसे लाभ होता है। तो यही मैंने लाइन लिखी है कि देखिए मैं इसी लाइन को थोड़ा अपडेटेड फॉर्म में लिख देता हूं। मैंने कहा ज्यादा सामान, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा सामान एससीपी के दौरान, हमेशा क्रय मूल्य के दौरान दुकानदार का प्रयास ये होगा कि ज्यादा सामान कम दाम। पहले ध्यान से देखिएगा, हम दुकानदार हैं तो मेरी लाभ की इच्छा है और मैं उस लाभ के लिए प्रयासरत हूं, और लाभ मुझे तभी होगा जब ज्यादा सामान हम कम दाम में खरीदें, तो हमें इस प्रक्रिया में लाभ होगा। समझ रहे हैं, ज्यादा सामान हम कम दाम में खरीदे। जब बेचने लगूं मैं मान लीजिए दुकानदार हूं, जब मैं बेचने लगूं तो मैं क्या करूं, उस समय मैं इसी लाभ के लिए मैं लिखूंगा कम सामान ज्यादा दाम में बेचूं, तो हमें यहां पर लाभ होगा। मतलब इन दोनों स्थितियों को अगर आपने फेस करा दिया किसी शॉपकीपर को, उसे लाभ होगा। इसी चीज को पलट दीजिए, अगर दुकानदार कम सामान ज्यादा दाम में खरीदे, ज्यादा सामान कम दाम में बेचे, तो उसे हमेशा और हमेशा हानि होगी। इस पर आधारित कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब वहां पर उन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे हम डिसाइड करेंगे। इन प्रश्नों का मैं आपको एक शार्ट तरीका भी बताऊंगा, लेकिन उस तरीके को समझने के पहले हमें निर्धारित कर लेना होगा दुकानदार को लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। चलिए समझते हैं हम लोग। जैसे कि पहली कैटेगरी का जो प्रश्न आया, वो प्रश्न कैसा था, वो प्रश्न ये था कि एक दुकानदार, देखिए क्वेश्चन की मीनिंग और वर्डिंग कैसे अलग अलग होगी। एक दुकानदार 10 सामान जितने में खरीदता है, 10 सामान जितने में खरीदता है, एक दुकानदार 10 सामान जितने में खरीदता है उतने में ही 8 सामान बेचता है। ये प्रश्न है, एक दुकानदार 10 सामान जितने में खरीदता है उतने में ही 8 सामान बेचता है, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। अभी हम निश्चित नहीं करेंगे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हानि का प्रतिशत बताइए। एक तरह से यही प्रश्न ऐसे लिखा गया, या यही प्रश्न को लिखने का दूसरा तरीका लिखा जाएगा कि सीपी 10 का सीपी, ध्यान देखिएगा कैसे एक स्टेटमेंट छोटा सा लिख दिया, लिखा गया 10 का सीपी बराबर 8 का एसपी, 10 का सीपी बराबर 8 का एसपी। तो बताइए कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, यह प्रश्न है। चाहे ऐसे पढ़िए तो चाहे ऐसे पढ़िए, दोनों का अर्थ एक है। अब इन चीजों में थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं, सुनिएगा सब लोग को ध्यान से। मैंने कहा 10 का सीपी, जितने में 10 सामान मैं खरीदता हूं, उतना पैसा मुझे 8 सामान बेचने से ही मिल जाता है। मैं अगर दुकानदार हूं, मैंने यहाँ पर ज्यादा सामान, इसका मतलब है मैंने कम दाम में खरीदा और कम सामान मैंने यहाँ पर ज्यादा दाम में बेचा है। मतलब मैंने अपनी लागत 8 सामान को ही बेचने से निकाल दी है, तो मैं निश्चित हो गया हूं कि मुझे लाभ हो रहा है। आप समझिए इसको करने का ट्रेडिशनल प्रोसेस दिमाग में रखिएगा। आप ऐसी दशाओं का सलूशन जब हम ट्रेडिशनली करते हैं, जो हम लोग स्कूल में करते थे, उनके आधार पे मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर इसका मैं एक शार्ट तरीका बताता हूं, और यही नहीं, जितने भी इस तरह के प्रश्न आएंगे उन सभी के लिए वो इफेक्टिव मेथड होगा। कैसे किया जाएगा समझिएगा। इनके हिसाब से हमने कहा 10 सामान जितने में खरीदा है उतने में 8 सामान बेचा है। मैंने कहा यदि एक का सीपी खरीदा है, पहले ध्यान सुनिएगा, जैसे स्कूल में किया जाता था, सीपी बराबर 1 रुपए। एक सामान का अगर क्रय मूल्य हमने 1 माना है, तो 10 सामान का क्रय मूल्य क्या होगा, 10 सामान का सीपी मतलब क्रय मूल्य 10 रुपए होगा। अगर एक सामान का क्रय मूल्य 1 रुपए है, 10 सामान का क्रय मूल्य 10 रुपए होगा। अब आपको पता है जो 10 सामान का क्रय मूल्य है वही 8 का विक्रय मूल्य है। 8 का विक्रय 10 सामान के क्रय मूल्य अर्थात 10 रुपए के बराबर होगा। एक सामान का क्रय मूल्य यदि 1 रुपए है, 10 का 10 रुपए होगा। जो 10 का सीपी अर्थात क्रय मूल्य है वही 8 का एसपी है। तो 1 का एसपी क्या होगा, 1 का एसपी 10/8 होगा, मतलब 5/4 होगा रुपए होगा। अब आपने देखा कि अब आपको 1 का सीपी पता चला और 1 का एसपी पता चला। मैंने देखा कि मेरा जो एसपी है जो कि 5/4 है, सीपी है 1 से बड़ा है, ऐसे सोचिए। तो यह 5 माना जाएगा या 4 माना जाएगा, या 5 माना जाएगा या 4 माना जाएगा। तो आप यहीं पर कह सकते हैं कि जब सीएसपी बड़ा है सीपी से तो लाभ होगा, और लाभ बराबर आप क्या कर सकते हैं, लाभ जो हमारे पास है वो 5 - 4 कर सकते हैं, मतलब 1 कर सकते हैं, या लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो लाभ वैल्यू 1 × 100 क्रय मूल्य कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 25% का लाभ होगा। या हम 5/4 में से 1 घटा देते, 5/4 से अगर हम 1
5/4 से अगर हम 1 घटा देते तो उस दौरान हम लोग यहाँ पर 1/4 पाते। 1/4 को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो गुणे 100/1 करते तो जाहिर सी बात है 25% का लाभ होता। इस बात को दिमाग में रखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप यहाँ से चाहेंगे इस प्रोसेस को समझने के लिए, मैं आपको जो बताया स्कूलों में ऐसे कराया जाता था। 25% का लाभ हो रहा है। अगर किसी दुकानदार ने 10 सामान जितने में खरीदा है उतना ही पैसा उसे 8 सामान को बेचने पर मिल जाता है तो उसे 25% का लाभ होगा। उसे क्या होगा? 25% का लाभ होगा। यही प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से रखिएगा पूरी बात को। क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा 10 सामान का क्रय मूल्य, पूरी बात सुनिएगा, सामान का क्रय मूल्य 8 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। अभी तक तो हम इस बात के लिए भी कंफ्यूज हैं और यहाँ प्रश्न में कंफ्यूजन आता भी है। कंफ्यूजन इस बात का आता है कि आपका हो सकता है उत्तर 25% आया हो लेकिन पहला ही ऑप्शन लिखा हो 25% हानि, हो सकता है गलती से हानि लगा के चले आए, ये भी होता है। और सोचिए आपने मेरे के लिए तो सही कर रहे हैं लेकिन दोनों ऑप्शन दिया है, 25% शुरू में हानि दे दिया, अंतिम में लाभ दे दिया और गलती से पहली बार का मतलब आप हानि लगा के चले गए तो आप गलत कर देंगे। मैं यहाँ पर 2 चीज लिखूंगा बस और यह 2 चीज यहाँ पर निर्णायक होगी इस तरह के सभी प्रश्नों की। इसमें कई तरह के प्रश्न बनेंगे, हर प्रश्न के लिए निर्णायक होगा। मैं यहाँ लिखूंगा संख्या और यहाँ लिखूंगा दाम। हालांकि इतना लिखना नहीं होगा, बाद में सब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं तो उतना लिखने की जरूरत नहीं। पहले रहता है क्रय मूल्य। अब मेरी बात को खूब मन लगा के केवल सुनिएगा, बिना घबराए चुपचाप मेरी बात सुनिएगा। यहाँ लिखिए संख्या, यहाँ लिखिए दाम, इसको मानिए क्रय मूल्य, इसको मानिए विक्रय मूल्य। आपने 10 सामान खरीदा, जितने में उतने में ही 8 सामान बेचा। कितने में खरीदा 10 सामान बताइए? हमको नहीं पता है। हम 100 रुपए मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, p कुछ भी मर्जी मान। हमने कहा 1 रुपया मान लो, कितना मान लिया? 1। मैंने कहा 10 सामान हमने 1 में खरीदा तो 8 सामान हमने 1 में बेचा, क्योंकि देखिए जितने में 10 सामान खरीदा था उतने में ही 8 सामान बेचा। अब आपके पास तरीका क्या है? अब देखिए इसको डिसाइड कैसे करेंगे। इससे इसको गुणा करेंगे। सबसे पहले एरो देते जाइए मेरा 8, 1 गुणे 8 माइनस 1 गुणे 10, सॉरी 1 गुणे 10 पहले किया था हमने, 1 गुणे 10 10 माइनस 8 गुणे 1 दूसरा 8 बटा जो दूसरा गया है लाइन रेड वाली वही डिवाइड कर देगा, गुणे 100 कर दीजिए। अब अगर 10 में से 8 घट रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव है तो लाभ होगा। अगर यही 8 में से 10 घटा होता तो निर्धारित हो जाता कि हानि है। अब ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 8, गुणे 100 कर दीजिए। 2 चौके 8, 4 पंचे 20, 4 25 हमने 100, 25% का लाभ। प्रोसेस समझे आप लोग? यहाँ लिखिए संख्या, यहाँ लिखिए दाम, यहाँ लिखिए संख्या, यहाँ लिखिए दाम। हमने कहा 10 सामान 1 में खरीदा, 8 सामान 1 में बेचा। एरो देखिए, जो ब्लैक कलर वाली लाइन हमने बनाई है ये पहले लिखा जाएगा हमेशा। 10 माइनस रेड कलर वाली जो लाइन हमने लिखी है उसको करा जाएगा और यही रेड कलर वाली लाइन ही नीचे रहेगी। गुणे 100 होगा, आपका निर्धारित हो जाएगा कि लाभ है कि हानि है। अगर यह मान पॉजिटिव आता है तो कह दीजिएगा लाभ है, अगर नेगेटिव आता है तो कहिएगा हानि है। सुनिए, एक काम यहीं पर और कर सकता था मैं, क्या? क्योंकि ये 10 8 जब कभी अगर हो ऊपर नीचे कटने की स्थिति तो आप काट सकते हैं। जैसे इसको 5 बना सकते हैं, इसको 4 बना सकते हैं। इसको 5 2 पंचे 10 2 चौके 8, तब भी सेम प्रक्रिया काम करेगी। देखिए इसको इससे गुणा करें 5 माइनस इसको इससे गुणा करें 4 माइनस 4 बटा 4, जो सेकंड गुणा होगा वही जो घटता भी है वही नीचे आके भाग भी करता है। गुणे 100 ऊपर हुआ 1 गुणे 100 बटा 4 कर दीजिए, 4 से भाग देंगे 25%। यह 25% क्या है? लाभ। 25% लाभ है, इस प्रश्न का हल है। 25% लाभ है, इस प्रश्न का हल है। जो आप ऐसे किसी भी प्रश्न के लिए प्रोसेस आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात एक बार और सुनिएगा, एक और प्रश्न मैं लेता हूँ, कंफर्म खुद को करिएगा। मैं कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए, क्या होगी? जो होगी बताइए। मैंने कहा जितने में, ऐसे समझिएगा इस लाइन को कई तरह से लिखा जा सकता है। जितने में 15 सामान खरीदा उतने में 12 सामान बेचा, लाभ हानि का प्रतिशत बताइए। आप लिखेंगे संख्या, जो लोग मुझे उत्तर दे सकते हो दीजिएगा भी। आप लिखेंगे दाम। आपने देखा सबसे पहले लिखना होगा क्रय मूल्य, फिर लिखना होगा विक्रय मूल्य। मैं क्या करूंगा बताइए? मैं लिखूंगा 15 सामान 1 में खरीदा, 12 सामान 1 में बेचा। दोनों चीजें कट रही हैं, 3 5 15, 3 चौके 12। इसको इससे गुणा करें, इसको इससे, लेकिन लिखते चला जाएगा ये। इससे इसको किया तो 5, इसको इससे किया तो 4 बटा 4 गुणे 100, सेम उत्तर है 25% का लाभ होगा। 25% का लाभ होगा। इसमें भी 25% लाभ। समझ गए सब लोग? एक और मैं कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक और मैं कराता हूं। 15 सामान, ध्यान से देखिएगा, 15 सामान जितने में खरीदा उतने में ही 20 सामान बेचा। 15 सामान जितने में खरीदा उतने में ही 20 सामान बेचा। लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। आप लोग जो कर सकते हैं प्लीज बताएं। लाभ या हानि का 15 सामान जितने में खरीदा, 20 सामान उतने में ही बेचा। लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए, जो लोग बता सकते हैं प्लीज। चलिए, 15 सामान जितने में खरीदा उतने में ही 20 सामान बेचा, लाभ हानि का प्रतिशत बताइए। यहां भी मैंने लिखा संख्या और यहां भी मैंने लिखा दाम। यहां भी संख्या लिखा, यहां भी दाम, यहां क्रय मूल्य, यहां भी क्रय मूल्य। ध्यान से देखिएगा, अभी देखने से समझ में आ रहा है कि 15 सामान का जो क्रय मूल्य है, 15 सामान का जो क्रय मूल्य है वही 20 सामान का विक्रय मूल्य है। अब आप इसको काट दीजिए, देखिए कट रहा है 5 या 15, 5 के 20, इसको इससे गुणा करेंगे 3, इसको इससे गुणा करेंगे 4, निर्धारित हो गया 3 से 4 घटेगा तो हानि होगी, बटा 4 गुणे 100। आप समझ गए होंगे, हानि होगी वो भी कितना? 1 बटा 4 गुणे 100। अभी तक 25% का लाभ था, अब आपको 25% की हानि दिख रही है। 25% की हानि दिख रही है, 3 से 4 घटा देंगे। हाँ चलिए, हाँ तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर 25% का लाभ की लॉस है, 25% की हानि है। इस प्रश्न का सही अप्रोच, सही माध्यम, सही मीडियम आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक प्रश्न और लेता हूं, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, प्रक्रिया यही रहेगी। एक पुस्तक विक्रेता, ध्यान से देखिएगा, एक पुस्तक विक्रेता 1000 पुस्तकें जितने में 40 पुस्तकें खरीदता है, उतने में ही जितने में 40 पुस्तकें खरीदता है उतने में ही 45 पुस्तकें बेचता है की दर से बेचा। लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। लाभ हानि का प्रतिशत। देखिए, एक दुकानदार है, एक पुस्तक विक्रेता है, 1000 किताबें कुछ इस दर पे बेचा कि जितने में वह 40 किताबें खरीदता था
उतने में वह 45 किताबें बेचता है। जितने में वह 40 किताबें खरीदता था उसमें वह 45 किताबें बेचता है, उसके लाभ हानि का परसेंट बताएं। यहाँ 1000 का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रश्न में 1000 केवल और केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है। आप उसको हटा दीजिए, आप उसको हटा दीजिए, अपने हिसाब से बस केवल निश्चित कर लीजिए यहाँ लिखिए संख्या और यहाँ लिखिए दाम। ये सब केवल कंफ्यूजन के लिए 1000 1500 यहाँ पर दे देगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से लिखिएगा, मैं लिखूंगा संख्या, मैंने खरीदा था कितनी 40, बेचा कितनी 45, जिस रेट पर एक रेट है इसका भी एक रेट है। मान लीजिए इसको लिखिए 5 8 40, 5 9 45, ये देखिए 8 माइनस 9, हानि निश्चित हो गई, बटा 9 गुणे 100, तो 8 में से 9 निकलेगा 1 होगा, हानि क्लियर हो गया ना। हानि 1 गुणे 100 बटा 9, आप जानते हैं 11 से 1 बटा 9% की हानि, यही हानि 11 से 1 बटा 9% की हानि। ठीक है, ये आपके इस प्रश्न का प्रोसेस है, सही उत्तर है। मैं देखिए कल अभी पहले तो मैं एक सीट आपको भेजूंगा, इस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। कल मैं इससे संबंधित और इसमें कड़ियां हैं और इसके पार्ट्स हैं जो कल की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास का टाइमिंग ओवर है, तो कल की क्लास में इससे रिलेट करते हुए मैं और इसी के सीक्वेंस को प्रोसीड करूंगा। पहले इतना रिवाइज करिए, जो प्रश्न सीट में अभी भेज रहा हूं अभ्यास के लिए उसको आप लोग करिएगा। कल हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे और आगे की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आज के लिए सब लोग अच्छे से रिवाइज करें जितना पढ़ाया गया है और अगले लेक्चर से वेट करिए। थैंक यू सो मच।